वो पुराना बरगद का पेड़ गांव के बीचों बीच एक विशाल दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी लटकती हुई जड़ें जमीन से ऐसे लिपटी हुई थीं जिसे किसी बूढ़े के हाथों की उभरी हुई नसें। गांव वाले उसे पुराना दोस्त कहकर बुलाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि ये पेड़ रात के अंधेरे में फुसफुसाता है और जो इसके नीचे बैठकर अपना दिल हल्का करे उसका बोझ हल्का हो जाता है। मगर आज वही पेड़ एक भयंकर इल्जाम का मरकज बना हुआ था। मस्जिद की मरम्मत के लिए जमा किया गया वो खास फंड जो पूरे गांव की मेहनत और ईमानदारी की निशानी था, गायब हो चुका था। 50,000 रुपए, एक पहेली, और सबकी उंगलियां उस बरगद के पेड़ की तरफ उठ रही थीं। ये पेड़ ही है, एक बूढ़ा चिल्लाया। इसने पैसे निगल लिए हैं, मैंने खुद देखा है कि रात को इसकी जड़ें हिलती हैं। लेकिन जैनब इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। 20 साल की जैनब, जो शहर से पढ़कर अभी अभी वापस आई थी, खुद को इन अंधविश्वासों से ऊपर समझती थी। वो जानती थी कि ये काम किसी इंसान का है, किसी पेड़ का नहीं। उसका रुख उस शख्स की तरफ था जिसके पास फंड की चाबियां थीं। हाजी साहब। 65 साल के हाजी साहब गांव के सबसे मान सम्मान वाले बुजुर्ग थे। उनकी दाढ़ी में चांदी की झलक थी और आंखों में नमाजियों जैसी सफाई। मगर आज वो किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उनका सर शर्म से झुका हुआ था। जी हां बेटा, अब मैंने कल रात दरवाजा बंद करने के बाद देखा, पेड़ के नीचे से काला साया उठा और जड़ें हिलीं जैसे वो जिंदा हों। गांव वाले हाजी साहब की बात को हरफे आखिर समझते थे, मगर जैनब को उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। वो झूठ नहीं बोल रहे थे, ये तो वो जानती थी, मगर शायद पूरा सच भी नहीं बोल रहे थे। वो घर वापस आई तो उसकी मां रजिया चारपाई पर बैठी चाय पी रही थी। 50 साल की रजिया के चेहरे पर गांव की हवा और पानी का रंग था। वो पेड़ों, परिंदों और हवा के बोलने की जबान समझती थी। अम्मी, मैंने कहा, क्या आपको भी लगता है कि पेड़ ने पैसे ले लिए हैं? रजिया ने एक घूंट चाय पी। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे जमाने के भेद जानती हों। बेटा, पेड़ पैसे नहीं खाते, वो तो बस सच बोलते हैं। तुम पेड़ के पास जाओ, वो खुद तुम्हें सब कुछ बता देगा। जैनब ने फैसला किया कि वो खुद इस पहेली की तह तक पहुंचेगी। वो उस बरगद के पेड़ के पास गई। पेड़ बहुत पुराना और बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर से निकलकर हवा में लटक रही थीं। उसकी छांव में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने जमीन को गौर से देखा। पेड़ के तने के करीब की मिट्टी गीली थी, जैसे कोई वहां खड़ा रहा हो, मगर उसमें कोई साफ निशाने पा नहीं था। फिर उसकी नजर पेड़ की एक डाल पर बैठे परिंदे पर पड़ी, एक लाल चोंच वाला बुलबुल। वो बेचैन था, बार बार उड़ता और वापस उसी डाल पर आ बैठता, जैसे वहां उसका कोई अंडा हो, मगर वो डाल तो बिल्कुल खाली थी। शाम को वो फिर अपनी मां के पास बैठी। अम्मी, वो बुलबुल अजीब है, वो एक खाली डाल पर बार बार जा बैठता है। रजिया अम्मी ने अपनी सलाई पर धागा पिरोते हुए कहा, बेटा, परिंदे अपने घर को तभी छोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका घर महफूज नहीं रहा। शायद वो बता रहा है कि उसकी डाल के नीचे कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है। ये सुनते ही जैनब की आंखें चमक उठी। अगली सुबह जब सूरज ने अभी आंखें ही खोली थीं, जैनब चुपचाप बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने उस डाल को देखा जिस पर वो बुलबुल बैठा था। डाल पेड़ के तने से निकलती थी और उसके नीचे जड़ों का एक घना जाल सा था। उसने झुककर देखा, जड़ों के उस जाल में एक काली प्लास्टिक की थैली फंसी हुई थी। उसने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाया और थैली को बाहर निकाल लिया। थैली भारी थी। उसने उसे खोला। अंदर से गंदे फटे हुए नोटों के बंडल निकले। 50,000 रुपए। लेकिन अभी पहेली हल नहीं हुई थी। ये पैसे यहां किसने छिपाए थे और क्यों? उसने वहां की मिट्टी को दोबारा देखा। गीली मिट्टी में एक और निशान था, एक छड़ी का गहरा निशान। और हाजी साहब हमेशा एक लकड़ी की छड़ी टेक कर चला करते थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हाजी साहब ही वो शख्स थे? मगर ऐसा क्यों? वो तो गांव के सबसे ईमानदार आदमी थे। वो पैसे लेकर सीधे हाजी साहब के घर पहुंची। हाजी साहब अपने बागीचे में बैठे थे।
जब उन्होंने ज़ैनब के हाथ में वो काली थैली देखी तो उनका चेहरा फौरन ही पीला पड़ गया। हाजी साहब, ज़ैनब ने नरमी से कहा, मैंने ये पैसे पेड़ की जड़ों में से निकाले हैं। हाजी साहब ने आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ कांप रहे थे। मुझे पता है कि आपने ये पैसे चुराए नहीं हैं, आपने तो बस उन्हें छिपाया है। मगर क्यों? हाजी साहब की आंखों से आंसुओं की एक लड़ी बह निकली। बेटी, उन्होंने हिचकी भरी आवाज में कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरी अपनी जमीनें अब पहले जितनी पैदावार नहीं देती। मेरे पास बचत का एक पैसा नहीं। मुझे डर लगने लगा था कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरी बेटी और उसके बच्चे कैसे गुजारा करेंगे। वो पैसे मेरी नज़र के सामने थे और एक लम्हे के लिए मैं कमज़ोर हो गया। मैंने सोचा कि अगर मैं ये पैसे छिपा दूं और पेड़ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मगर बेटी, जैसे ही मैंने ये किया मेरा दिल पत्थर का हो गया। मैं रात को सो नहीं पा रहा, मैं किसी की आंखों में देख नहीं पा रहा। ज़ैनब ने देखा कि हाजी साहब का सारा बदन शर्म और पछतावे से कांप रहा था। वो एक मान सम्मान वाले बुजुर्ग नहीं बल्कि एक डरा हुआ अकेला बूढ़ा आदमी लग रहे थे। हाजी साहब, ज़ैनब ने नरमी से कहा, सच्चाई का बोझ झूठ की खुशी से हमेशा बेहतर होता है। आपने जो कुछ किया वो गलत था, मगर आपका इकरार आपकी इज्जत को वापस ला सकता है। हाजी साहब ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने उठकर मस्जिद का रुख किया। नमाज़े असर के बाद हाजी साहब ने खुद को सामने खड़ा कर लिया। उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे भाइयों, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं एक बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। पूरा गांव खामोश हो गया। उन्होंने सारी कहानी सुनाती, अपने डर का, अपनी कमजोरी का और झूठ बोलने का सबक। उनकी आवाज में सच्चाई का ऐसा दर्द था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने कहा, और मैं वो तमाम पैसे वापस लौटा रहा हूं। खामोशी टूटी। पहले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, हाजी साहब, हम सब माफ करते हैं। फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। हाजी साहब की आंखों से आंसुओं की एक और लड़ी बह निकली, मगर इस बार वो सफाई के आंसू थे। अगले दिन ज़ैनब बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी मां उसके पास आ खड़ी हुई। देखा, रज़िया अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि पेड़ सच बोलता है। उसने न तो पैसे चुराए और ना ही किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। उसने तो बस एक बूढ़े आदमी के दिल का बोझ सबके सामने रख दिया ताकि वो हल्का हो सके। और सचमुच हवा के हल्के से झोंके के साथ बरगद की पत्तियों के सरसराने की आवाज ऐसी आई जैसे कोई पुराना दोस्त मुस्कुराते हुए कोई बात कह रहा हो। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे वो कितनी ही देर से हो।